नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा और ये इन्फॉर्मेशन बीमा क्लेम ख़ास तौर से मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में। अगर आपको क्लेम विषय में कोई शिकायत है या आपको परेशानी आ रही है क्लेम विषय में, तो आपको किस तरीके से शिकायत करनी चाहिए और कहाँ पर शिकायत करनी चाहिए। अभी मैं जो ये YouTube पर वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था उसमें एक चंडीगढ़ से मुझको बहुत सारे मैसेजेस आए और वो साहब का जो मैसेजेस मैंने पढ़े उनसे पता चल रहा था कि उनका 2001 में कोई टाटा सिग्ना ट्रक का क्लेम था और जो बीमा कंपनी ने नो क्लेम कर दिया और जिसकी वजह से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो इस क्लेम केस को लोक अदालत में लेके गए हैं, शायद रोपड़ में। और काफ़ी परेशान है चूँकि ट्रक उन्होंने कर्जे पे लिया था। उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया है, जैसा उन्होंने बताया लिख कर, और घर भी बिक गया है और डिप्रेशन में आ गए हैं, परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो इस क्लेम को लेके बहुत परेशान हैं, बीमार हो गए हैं और उनका घर भी बिक गया है। तो अब वो केस उनका कोर्ट में है, तो चूँकि अब मामला कोर्ट के पाले में है, कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट का प्रोसेस हमारे देश में सामान्यतः सुस्ती होता है, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे ये परमानेंट लोक अदालत हो या सिविल कोर्ट हो या और कोर्ट और जो भी अन्य कोर्ट्स हैं वो हों। सामान्यतः यहाँ पर सुस्त सुनवाई प्रोसेस ही है। तो अगर शायद वो पहले सही से, मुझे उनके क्लेम के विषय में नहीं पता कि बीमा कंपनी ने क्यों उनका क्लेम रेप्यूडिएट किया, उनकी तरफ से कोई कमी है, पॉलिसी की किसी टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन है या गलत तरीके से क्लेम उनका रेप्यूडिएट किया गया, ये तो खैर मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, वो परेशान, जैसे उनके मैसेजेस से पढ़ के पता लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान है और ख़ास तौर से वो डिले की वजह से ज़्यादा परेशान है। अगर वो सही तरीके से या सही जगह शिकायत करते तो शायद स्थिति इससे बेहतर हो सकती थी। तो मेरा मुख्यतः जो ये आज मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य यही है कि अगर कभी आपको बीमा क्लेम, मोटर ओडी क्लेम ही नहीं, किसी भी तरीके के बीमा जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स में प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे देश में बीमा नियामक है उसने एक प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजेट नोटिफिकेशन 2017 जो वर्तमान में वैलिड है, बनाया हुआ है। उसमें जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए कुछ जो उनके लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो हमें उन गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। मैं ये गाइडलाइंस या ये अक्सर इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, ये प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजेट नोटिफिकेशन का। अगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ नियमों के सापेक्ष क्या गलत हो रहा है। मैं बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं ईमेल से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से या और भी तरीके से, तो वो बहुत कहते हैं साहब हम बहुत परेशान हैं, क्लेम में ये दिक्कत वो दिक्कत, लेकिन उनके साथ गलत क्या हो रहा है नियमों के सापेक्ष, अक्सर उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो अगर हमें अपना केस सही तरीके से रखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सही नियम क्या हैं और सही नियमों के सापेक्ष हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। तो बहुत छोटे से 10 पॉइंट्स हैं प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजेट नोटिफिकेशन 2017 में, जो जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए तय गाइडलाइंस है। हम उन्हें
पढ़ सकते हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी में पढ़ सकता है, और इंग्लिश भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, उसको भी पढ़ सकता है या किसी से उसका अर्थ समझ सकता है। तो अगर हम उन्हें जानेंगे तो उनके सापेक्ष जो हमारे क्लेम में जो भी अभी तक प्रोसेसिंग हो रही है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। आज मैं ये जो तय गाइडलाइंस है इसको डिस्क्रिप्शन में मैं या एक मैसेज के रूप में यहाँ इस वीडियो में ज़रूर साझा करूँगा। जो अगर कभी भी दिक्कत आपको या आपसे मिलने वाले को हो तो उनको पढ़े, लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि ध्यान से पढ़े और समझे और जाने। मैं बहुत लोगों को शेयर करता हूँ, ये जो मुझसे संपर्क करते हैं किसी तरीके से, मेल से या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम से, तो मैं उनको ये जनरली सभी को सबसे पहले मेरा मैसेज यही होता है। लेकिन मैंने देखा अधिकांश लोग उसे बस एक मैसेज के तौर पे लेते हैं, उसको ठीक से ध्यान से पढ़ते भी नहीं हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमें जानना चाहिए। तो मैं आज उसको शेयर करूँगा। अगर कभी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसे ज़रूर जानें, या अगर नहीं भी आ रही है तो इन्फॉर्मेशन के लिए उसे पढ़ सकते हैं। 10 पॉइंट्स हैं कि क्या क्या तय गाइडलाइंस हैं जिससे हम बेहतर तरीके से इंश्योरेंस अपने क्लेम के लिए प्रयास कर सकें। तो इसी और सबसे पहले हमें अगर और ये हमें परेशानी किस किस किस्म की आती है। एक परेशानी आती है कि डिले हो रहा है, क्लेम सेटल नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि क्लेम आपने इंटीमेट किया तो उसके लिए कोई तय समय सीमा ही नहीं है। तो उसको एक सेटल करने के लिए तय समय सीमा भी है और तय समय सीमा पे ही होना चाहिए। क्लेम में अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट, लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर को बीमा कंपनी को अपॉइंट करना है या नहीं करना है, उसके विषय में भी, और कितने समय में करना है ये जानकारी भी होनी चाहिए। अक्सर पता ही नहीं होता इंश्योर्ड को कि सर्वेयर कौन लगा है, ये किसने सर्वे किया है, क्या असेसमेंट किया है, क्या रिकमेंडेशन की है। तो इस तरीके के विवाद आते हैं। एक विवाद ये आते हैं कि सर्वे रिपोर्ट कॉपी नहीं मिल रही होती, यानी अप्रूव्ड सर्वेयर ने क्या असेसमेंट या रिकमेंडेशन की है वो जानकारी नहीं मिल रही होती है। एक ये भी समस्या आती है कि जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लेम लॉस असेसमेंट या क्लेम सेटल नहीं हो रहा होता है। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है, और भी अन्य किस्म की प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें इनके सापेक्ष जो ये प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 में जो तय गाइडलाइंस हैं उन 10 पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें उनके सापेक्ष जो भी हमारे साथ उस क्लेम में जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसको देखना है, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ इसमें क्या गलत हो रहा है। उनके लिए हमको बीमा कंपनी में शिकायत करनी है। आप गूगल से जो भी बीमा कंपनी है उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ की ग्रीवियंस की आप ईमेल आईडी आपको इजीली मिल जाएंगी, और अगर वहाँ से नहीं मिल रही हैं तो आप बीमा लोकपाल परिषद लिखिए गूगल पर, तो बीमा लोकपाल की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर आपको जो जनरल इंश्योरेंस का क्लेम है, तो जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके जो चीफ ग्रेवियंस ऑफिसर है उन सबकी ईमेल आईडी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप उन ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए और उनको शिकायत कीजिए। शिकायत नियमों के सापेक्ष कीजिए कि सब ये हमारा केस है। पॉलिसी नंबर लिखिए, क्लेम नंबर अगर मालूम है तो वो लिखिए, फिर क्या आपका कॉज ऑफ एक्सीडेंट है वो लिखिए, फिर जो डिस्प्यूटेड मैटर है उस डिस्प्यूट को लिखिए। और ये शिकायत आपको जौन सी भी भाषा आती है, हिंदी, इंग्लिश या और कोई भी रीजनल लैंग्वेज, आप उस भाषा में कीजिए। हाँ, ये है कि हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश सबसे ज़्यादा जाने वाली भाषा है। अगर इंग्लिश या हिंदी हो तो बेहतर है। हिंदी इस नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी बड़े एरिया में हिंदी भाषा की भी पकड़ है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और आप इसे मोबाइल से भी लिख सकते हैं, और अगर आप वैसे नहीं लिख सकते तो फिर पेपर पे लिख के भी अटैच कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, और अगर आप इतने अवेयर नहीं हैं कंप्यूटर पे
तो आप किसी की इसमें सहायता ले सकते हैं। तो चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर और जो भी आपको क्लेम से संबंधित लोग हैं उनकी आईडी रख के, और IRDAI ऑफिशियल्स की आईडी आपको IRDAI की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप आईडी ले सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी आईडी आपको मंत्रालय की वेबसाइट से मिल जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो उनकी आईडी भी आप ले सकते हैं। और सरकार को तो शिकायत करनी चाहिए, ये सब सरकार के अंतर्गत आता है, तो आपको अपनी जो भी शिकायत है प्रॉपर राइटिंग में करनी चाहिए। उसके बाद आपकी कोई क्वेरी है वो भी राइटिंग में ही आपने पूछनी चाहिए। और मेरा तो कहना ये है कि अधिकतम कम्युनिकेशन राइटिंग में ही करना चाहिए। बीमा कंपनी, हाँ इसमें एक चीज़ और आती है, कुछ केसेस बड़े लॉसेज होते हैं या छोटे भी हों जो भी हैं, उसमें एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करती है। तो जनरली इन्वेस्टिगेटर खुद इंश्योर्ड को फ़ोन करके बताता है, साहब मैं फ़ला इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे बीमा कंपनी ने अपॉइंट किया है। तो आप उसमें कह सकते हैं, साहब आप होंगे जो भी हैं XYZ इन्वेस्टिगेटर हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट के लिए पहले बीमा कंपनी हमें मेल करे, राइटिंग में दे, तब हम आपको एंटरटेन करेंगे। उससे पहले आप एंटरटेन ही नहीं करें, क्योंकि आपके लिए तो एक थर्ड पार्टी है वो। तो इस तरीके से, क्योंकि जो समय या टैट जो भी है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए है या अप्रूव्ड सर्वेयर के लिए है। इन्वेस्टिगेटर एक लीगल एंटिटी नहीं है, तो उनके लिए इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो इसलिए उसके लिए आप बीमा कंपनी से उनके अपॉइंटमेंट की जो भी जानकारी है वो लीजिए, और बीमा कंपनी उसके लिए ज़िम्मेदार होगी। अगर जो भी वो डिले करते हैं या जो भी कुछ भी करते हैं, वो कम्युनिकेशन आप बीमा कंपनी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी समस्या हल हो जाती है तो बेहतर है। आप ये कम्युनिकेशन एक बार नहीं, लगातार कीजिए, बार बार कीजिए, और लगभग जब तक आपकी समस्या, और अगर आपकी समस्या का हल आपके फेवर में नहीं आ रहा है या पार्शियली आ रहा है, तो आपकी शिकायत ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपको बीमा लोकपाल जाने का एड्रेस और प्रोसेस बताएगी, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा रूल्स में लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी ऑर्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 में आखिरी में दिया हुआ लिखा हुआ है। तो आप बीमा कंपनी से बीमा लोकपाल का प्रोसेस मांगिए, एड्रेस मांगिए, और उसके बाद आप फिर बीमा लोकपाल की वेबसाइट खोलिए। वहाँ भी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज हो जाती है, और बाकी सारे पेपर्स बाय पोस्ट चले जाते हैं। तो आप बीमा लोकपाल की वेबसाइट खोलिए, और उस पे शिकायत करने के लिए आपने जितनी भी ईमेल्स की हैं या जो भी कम्युनिकेशन किया है उनको एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के email 1, email 2, email 3, email 4 करके इस तरीके से जितनी भी है उन्हें कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और वर्ड डॉक्यूमेंट को गूगल की सहायता से PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपका एक कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक जो इंश्योर्ड है उनका फ़ोटो चाहिए, वो ले लीजिए पासपोर्ट साइज़ का, आजकल सब पे मोबाइल है, खींच लीजिए। और एक उनका आधार कार्ड, वैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है और पैन कार्ड भी, लेकिन फ़ोटो ID विद एड्रेस प्रूफ हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए आधार कार्ड बेहतर रहता है। आप पैन कार्ड लगाएंगे वो फिर आपसे एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, तो अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगाइए। और जो कम्युनिकेशन हुआ वो, अगर कोई रिजेक्शन लेटर है ये बीमा कंपनी से तो वो रख लीजिए। और आपका और कोई भी स्पेसिफिक कुछ और जैसे सर्वे रिपोर्ट आपके पास है या कुछ और रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको भी आप PDF फाइल बना लीजिए। और अगर कुछ ज़्यादा फाइल हैं तो आप उनको PDF फाइल मर्ज हो जाती हैं, आप गूगल के थ्रू उनको मर्ज करके, और कम साइज़ में एक स्पेसिफिक साइज़ है शायद 2, 4, 5, 6 MB जो भी है उसमें रख के आप उसको कंप्लेन कीजिए, नाम लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए, फ़ोन नंबर से तो खैर वो कंप्लेन दर्ज ही होती है, email ID लिखिए, और जो जो चीज़ें पूछते हैं वो फिल कीजिए, लास्ट में अटैचमेंट कीजिए। आपकी बीमा लोकपाल जो भी ऑफिस है आप उसको सर्च कर, आपने क्लिक करना पड़ता है कौन सा वाला ऑप्शन है, तो
तो आप बीमा लोकपाल की साइट पे आप देख सकते हैं कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो भी बीमा लोकपाल ऑफिस बैठता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। बीमा लोकपाल ऑफिस का जो किसी भी क्लेम की सुनवाई के लिए जो टाइम लिखा है वो 90 दिन का है। जनरली ज़्यादातर जगह 90 दिन में हो ही जाती है सुनवाई, और जो भी परिणाम अवार्ड है वो भी मिल जाता है। कभी कभी देर भी लग जाती है कुछ ऑफिसेज में। तो आप जब आप शिकायत दर्ज करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर वो मिलेगा, आप उसके थ्रू फ़ोन करके या मेल से पता कर सकते हैं। अगर आपके शहर या आसपास है तो आप विजिट करके भी जान सकते हैं। फिर बीमा लोकपाल ऑफिस से आपको एक लेटर आएगा, वो कुछ पेपर्स मांगेंगे, या फ़ोन भी आ सकता है इवन, या मेल भी आ सकती है। आप वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। बीमा लोकपाल ऑफिस से एक फॉर्म 6A आएगा, ये एक मध्यस्थता का फॉर्म है जो साइन करना होगा इंश्योर्ड को। उसमें कुछ डिटेल्स आपने क्या क्या शिकायत है ब्रीफ में, और ये सब जानकारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अटैच कर देनी है अपनी शिकायत को। अपनी शिकायत के सपोर्ट में आपके पास जो जो चीज़ें हैं उनको अटैच करना है, और दूसरे पेज पे सिग्नेचर होंगे 2 जगह, और वो बीमा लोकपाल ऑफिस को बाई पोस्ट भेज देना है। उसके बाद बीमा लोकपाल ऑफिस में बहुत सी जगह ऑनलाइन शिकायत सुनवाई हो जाती है, और अगर आप जा सकते हैं तो चले जाइए, नहीं तो आप बोलिए कि सर हमें मतलब मुश्किल नहीं है हमें मुश्किल है वहाँ पहुँचना, तो आप हमें ऑनलाइन का ऑप्शन दे दीजिए। तो वो आपके मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सअप कॉल के थ्रू या जो नॉर्मल फ़ोन है ऑडियो कॉल के थ्रू आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपका पक्ष जान सकते हैं। आप ये भी नहीं तो आप लिख के अपना जो भी स्टैंड है वो दे सकते हैं। अगर आप सुनवाई में फ़िज़िकली या फ़ोन पे व्हाट्सअप कॉल के थ्रू अटेंड करते हैं सुनवाई को, तो वहाँ बहुत लंबा समय नहीं मिलता है। वह मुश्किल बहुत थोड़ा सा समय आपको मिलेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, या हो सकता है इतना भी ना मिले। लेकिन वहाँ आपने जो मेन पॉइंट है वो अपनी बात को वहाँ पे रख देना है, क्योंकि जो इंश्योरेंस से लोग आते हैं उन्हें वो सारा प्रोसेस पता होता है, वो उनकी वहाँ थोड़ी जानकारी भी हो जाती है, उनकी थोड़ी लिहाज भी हो जाती है। तो एक इंश्योर चूँकि वो आमतौर पे पहली बार ही जा रहा होता है, शायद ही किसी का दूसरा, चलो 2 मान लो किसी का, या 3 मान लो जो भी है, तो वहाँ अपनी बात को ज़ोर शोर से कह देना है। अपना मतलब आप अगर चुप ही रहेंगे तो शायद आपकी उतनी भाई सामने वाला आपके सुने ना सुने, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा चालाकी से, तेज़ी से अपनी बात जो भी है और थोड़े शब्दों में अधिक कहना वो कह देनी चाहिए। उसके बाद जो भी है थोड़ा समय लेके वहाँ से अवार्ड बाई ईमेल या बाई पोस्ट आपको आ जाएगा। अगर आपके पक्ष में हैं तो आप को बीमा कंपनी को 30 दिन में पूरा करने का समय होता है। तो फिर बीमा कंपनी जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी बहुत होंगी वो पूरा करा कर और आपका क्लेम दे देगी। और अगर बीमा लोकपाल से भी आपको क्लेम आपके फेवर में नहीं गया, या आपको अधूरा न्याय मिला, मान लीजिए 50%, 75%, या जैसा आप चाहते थे वैसे, तो बीमा कंपनी के लिए बीमा लोकपाल का निर्णय बाइंडिंग होता है, वो उसे चैलेंज नहीं कर सकती है। लेकिन इंश्योर्ड उसको चैलेंज कर सकता है। इंश्योर्ड जो क्लेम मिला है वो लेने के बाद फिर दोबारा से जो बाकी अमाउंट है उसके लिए फिर से शिकायत कर सकता है, न्यायालय जा सकता है, क्योंकि न्यायालय के रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो इस तरीके से जैसे जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा था चंडीगढ़ वाले, अगर वो बीमा लोकपाल ऑफिस में जाते और सही तरीके से, और चंडीगढ़ का बीमा लोकपाल ऑफिस बहुत बेहतर है, वहाँ अगर आप सही हैं, क्योंकि इंडिया में 17 बीमा लोकपाल ऑफिस हैं, और मैं लगभग सभी की वर्किंग को जानता हूँ। मतलब कुछ को तो काफ़ी हद तक जानता हूँ, कुछ को कम जानता हूँ। तो मुझे पता, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आइडिया रहता है कहाँ से क्या न्याय मिलेगा या कहाँ से क्या न्याय नहीं मिलेगा। तो जैसे पटना का बीमा लोकपाल ऑफिस है वो बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ का बहुत अच्छा है, बेंगलुरु का बहुत अच्छा है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। गुवाहाटी का अच्छा है, और उधर भुवनेश्वर का अच्छा है। तो कुछ ये अच्छे हैं और बाकी भी ठीक ही हैं।
कुछ बीमा लोकपाल को लखनऊ का अच्छा है। तो ये जो है कुछ ऐसे हैं जो बीमा फील्ड से आए हुए लोग हैं या बहुत ही जिम्मेदार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बीमा की उतनी नॉलेज नहीं है जो उनके फ़ैसलों में झलकती है। तो खैर ये तो मेरा विषय नहीं है किसी को कहना, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे जो सही लगता है या गलत लगता है। लेकिन हाँ, अगर वो निर्णय से आप सहमत या संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आगे कंज्यूमर कोर्ट, परमानेंट लोक अदालत या अदालत कहीं भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो पहले जो मेरी सलाह है, सबसे पहले ग्रेवियंस में शिकायत कीजिए और सही नियमों के सापेक्ष शिकायत कीजिए। हो सकता है कि आपको वहीं से हल मिल जाए। मैं बहुत लोगों की ये शिकायतों में शामिल होता हूँ या सहयोग करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले बीमा कंपनी से ही राइटअप के थ्रू मैटर शॉर्ट आउट हो जाए, और अधिकांश में हो जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आपने पहली मेल की और पहली मेल में ही शॉर्ट आउट हो जाएगा, समय लगता है और धीरे 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 हल मिलता है। तो आप सतत प्रयास कीजिए तो ज़रूर हल मिलने के चांस रहेंगे, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। और इन शिकायतों में खुद को निराश नहीं करना है, क्योंकि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अगर नहीं मिलता तो फिर आप बीमा लोकपाल जाइए। मैं कोर्ट से पहले बीमा लोकपाल जाने की सलाह दूंगा। और अगर बाय द वे वहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर आप कोर्ट जाइए। बीमा लोकपाल तक जाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आराम से अपने केस को वहाँ पे फ़ाइट कर सकते हैं। बस फ़ाइट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ गलत क्या हुआ है, क्या नियम थे, सही चीज़ क्या थी, और आपके साथ गलत हुआ तो क्या गलत हुआ। तो आप इसके अनुसार शिकायत कीजिए। तो इसलिए मुझसे बहुत सारे जो मेरे यूट्यूब पर जो मैसेजेस आते हैं वो यही आते हैं, साहब हमें ये दिक्कत हो रही, हम क्या करें या हम क्या करें। तो सब शिकायत कीजिए। शिकायत करेंगे, सही तरीके से करेंगे, सही व्यक्ति को करेंगे, सही अथॉरिटी को करेंगे, तो आपको न्याय मिलने के चांस होंगे और आपकी जो फ़ाइट है वो बेहतर तरीके से होगी। तो आज का मेरा वीडियो यही है। अब मैं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।